हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 9 मार्च 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी नेशनल न्यूज़ को शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ है कि आरक्षण की 50% सीमा पर विचार करेगी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ। देखिए, ये जो न्यूज़ है इसमें जो मंडल समिति थी उन्होंने ये बताया था कि आपकी जो आरक्षण की सीमा है, यानी कि जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 50% आरक्षित रहेगा, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी। बाकी के जो 50% हैं उसमें ओबीसी, एससी, एसटी और विकलांगजन, इन लोग को दिया जाएगा आरक्षण। लेकिन अब जो बात कही जा रही है कि जो ये 50% है जनरल कैटेगरी वाली, उसको उसमें भी कुछ संशोधन किया जाए, उसको मतलब उसमें कुछ परसेंटेज को घटाया जाए, ये अब बात चल रही है। वैसे तो आरक्षण की पेंच गाहे बगाहे किसी न किसी रूप से सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर बनी रहती है, लेकिन इस बार मुद्दा आरक्षण की 50% अधिकतम सीमा का है। सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा कि क्या आरक्षण की तय अधिकतम 50% सीमा पर पुनर्विचार की जरूरत है। क्या 50% की सीमा तय करने वाले इंदिरा साहनी फैसले को पुनर्विचार करने के लिए बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए। इसके साथ ही 5 न्यायाधीशों की संचालन पीठ यह भी विचार करेगी कि क्या संविधान के 102वें संशोधन से राज्यों का पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए कानून बनाने का अधिकार बाधित हुआ है, और क्या इससे संविधान में दी गई संघीय ढांचे की नीति प्रभावित हुई है। राज्यों के अधिकारों से जुड़े इन कानूनी सवालों पर कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 1992 में इंदिरा साहनी मामले में, जिसे मंडल जजमेंट भी कहते हैं, में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की थी। यह भी कहा गया था कि अपवाद में सीमा लांघी जा सकती है, लेकिन वो दूर दराज के मामलों में होनी चाहिए। इस बीच बहुत से राज्यों ने आरक्षण की 50% सीमा का अतिक्रमण किया है। 50% सीमा का ताजा मुद्दा मराठा आरक्षण के मामले में उठा है। मराठा आरक्षण को 50% सीमा पार करने के आधार पर चुनौती दी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि आज़ादी के 75वें साल में असंभव लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ेंगे। ये जो पहली बैठक हुई है राष्ट्रीय समिति की, जो 75वें आयोजन को सुचारू रूप से संचालित करेगी, उसकी जो पहली बैठक हुई है उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही है। और इस जो आयोजन की शुरुआत है वो 12 मार्च से की जाएगी। आज़ादी के 75वें साल के जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को लेकर अपनी राय दी है और कहा है कि यह जन जन का पर्व बनना चाहिए। हमें 130 करोड़ देशवासियों को जोड़कर इस पर्व को मनाना चाहिए। उन लक्ष्यों की ओर भी आगे बढ़ना चाहिए जो कभी असंभव लगते थे। फिलहाल 75 हफ्ते के इस आयोजन की शुरुआत देश भर में 12 मार्च से होगी। खास बात यह है कि इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अगुवाई में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। इस साल इस सत्याग्रह के भी 91 साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज़ादी के 75वें साल को धूमधाम से मनाने के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि कोरोना किस तरीके से फिर से हावी हो गया है इंडिया में। उससे रिलेटेड न्यूज़ है ये कि भारत में कोरोना संक्रमण का ग्राफ एक बार फिर बढ़ने लगा है। सोमवार को 18,599 मामले सामने आए हैं। यह लगातार तीसरा दिन है जब कोरोना के नए मामलों की संख्या 18,000 से अधिक हो गई है। इससे पहले रविवार को 18,711 और एक दिन पहले 18,327 मामले दर्ज किए गए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमितों की कुल संख्या 1,29,29,398 तक पहुंच गई है। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान 97 लोगों की भी मौत हुई है। इस तरह मृतकों का कुल आंकड़ा 1,57,853 तक पहुंच गया है। मंत्रालय द्वारा सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना के ज़्यादा मामले मिलने से सक्रिय मामलों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब है इंटरनेशनल न्यूज़ की, जिसमें बताया गया है कि प्रिंस हैरी की पत्नी ने कहा है कि शाही परिवार, यानी कि जो ब्रिटेन का शाही परिवार है, वो नस्लीय भेदभाव करता है। क्योंकि इनकी जो पत्नी हैं वो उन्होंने ये आरोप लगाया है कि इनके जो माता पिता थे वे अश्वेत थे। प्रिंस हैरी की जो पत्नी है मेगन मार्केल, उनके जो माता पिता थे वे अश्वेत थे। तो प्रिंस हैरी के परिवार को ये डर था कि जो
आने वाली संतान है वो सांवली या काले रंग की ना हो। तो इसको लेकर नस्लीय भेदभाव किया जाता था। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल ने रविवार को दिए एक टीवी के इंटरव्यू में शाही परिवार पर नस्लीय भेदभाव का आरोप लगाया है। मेनन ने कहा है कि शाही परिवार उनके बेटे आर्ची को सिर्फ इसलिए प्रिंस नहीं बनाना चाहता था क्योंकि उसके जन्म से पहले उन्हें डर था कि कहीं उसका रंग काला ना हो। हालांकि स्टार ओपरा विन्फ्रे के साथ बातचीत में मेनन ने कहा कि आर्ची के जन्म से पहले शाही परिवार ने प्रिंस हैरी से इस संबंध में बातचीत भी की थी। अश्वेत माँ और श्वेत पिता की बेटी 39 वर्षीय मेनन ने कहा कि पहले वह दुनियादारी नहीं समझती थी, लेकिन कई ऐसी बातें शाही परिवार में आई सामने जिनसे उन्हें डर व्याप्त हो गया है। अब है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में जो पहली न्यूज़ है कि जेब पर पड़ेगा महंगे क्रूड के साथ कमजोर रुपए का बोझ। महंगे पेट्रोल डीजल से राहत देने के लिए सरकार कब कदम उठाएगी यह तय नहीं है, लेकिन यह तस्वीर जरूर बन रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार का रुख आम जनता को और मुसीबत में डाल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $70 प्रति बैरल के स्तर को छू रही है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया भी सोमवार को 23 पैसे कमजोर होकर 73.25 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया। महंगे क्रूड और कमजोर रुपए के कारण तेल कंपनियों की तरफ से घरेलू बाजार में पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि का नया दौर शुरू हो गया है। फिलहाल पिछले 9 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है। सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर ड्रोन हमले का असर क्रूड बाजार पर दिखा और क्रूड की कीमतें $70 के करीब पहुंच गई हैं। फरवरी 2020 में दुनिया में कोरोना का असर शुरू होने के बाद से पहली बार क्रूड इस स्तर पर पहुंचा है। अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ सऊदी अरब के तेल ठिकाने पर हमले की वजह से ही क्रूड महंगा नहीं हुआ है, बल्कि वैश्विक स्तर पर मांग भी बढ़ रही है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में क्रूड जल्द ही $80 प्रति बैरल पर जाने का अनुमान जताया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि बैंक निजीकरण के लिए कानून में संशोधन की तैयारी। देखिए, जो 2 सरकारी बैंकों और एक बीमा सेक्टर के कंपनी को प्राइवेट करने की जो बात की जा रही है, उसके लिए बैंकिंग कंपनीज एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में संशोधन करने की बात कही जा रही है। और जिस तरीके से अभी जो बजट सत्र चल रहा है वो बंगाल में चुनाव की वजह से उसको छोटा किया जा रहा है, यानी कि उसको जल्दी समाप्त किया जाएगा, नहीं तो इसी सत्र में ही इसको पेश किया जाता और इसे पारित कर दिया जाता। लेकिन अब ये दिसंबर यानी कि जो तीसरा क्वार्टरली वित्त वर्ष होगा उसमें इसको पेश किया जाएगा। आम बजट 2021-22 में 2 सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी के निजीकरण की घोषणा को अमली जामा पहनाने को लेकर वित्त मंत्रालय ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मंत्रालय के अधिकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से 2 बैंकों एवं एक बीमा कंपनी के निजीकरण को लेकर दी गई समय सीमा के पालन में कोई कोताही नहीं बरतना चाहते हैं। निजीकरण के लिए बैंकिंग कंपनीज एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में संशोधन को लेकर फिलहाल मंत्रालय में विमर्श चल रहा है। माना जा रहा है कि अगर 5 राज्यों में चुनाव नहीं होते तो मौजूदा बजट सत्र में ही इस बारे में विधेयक पेश कर दिया जाता। फिलहाल चुनाव के कारण बजट सत्र की अवधि भी घटाने पर चर्चा हो रही है। ऐसे में उक्त संशोधन विधेयक को मानसून सत्र में लाने की कोशिश होगी। नेक्स्ट है कि स्टैंड अप इंडिया में 81% हिस्सेदारी महिलाओं की, और इसमें ये बताया गया है कि जो खाते भी खुले हैं जनधन के, उसमें भी सबसे ज़्यादा महिलाओं ने ही खाते खुलवाए हैं। उद्यमशीलता के लिए मिलने वाले कर्ज में महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा योजना के तहत कारोबार शुरू करने के लिए पुरुषों से अधिक महिलाओं ने कर्ज लिया है। वित्तीय समावेशन के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत भी आधे से अधिक खाते महिलाओं ने खुलवाए हैं। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक स्टैंड अप इंडिया स्कीम में 81% से अधिक खाता धारक महिलाएं हैं। मंत्रालय के मुताबिक इस साल 26 फरवरी तक स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत महिलाओं के 91,109 खातों में 20,749 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं को ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है कि सुनिश्चित हो संसाधनों का सदुपयोग,
और यह आर्टिकल लिखा है आर्थिक मामलों के जानकार भरत झुंझुनवाला द्वारा। आर्टिकल में बताया गया है कि देश में इन दिनों पेट्रोल डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर लोगों द्वारा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जब पिछले 5 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में 40 से 70 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के बीच में रहे हैं, फिर भी ऐसी स्थिति क्यों है। उसमें भी पिछले वर्ष तो कच्चे तेल के दाम काफ़ी नीचे चले गए थे। हुआ क्या था कि जो लॉकडाउन लगा था उसमें पेट्रोल और डीजल की खपत बिल्कुल ना के बराबर हो गई थी, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कच्चे तेल की कीमतें काफ़ी निम्न स्तर पर प्रति बैरल चली गई थी। तब भी अगर सरकार चाहती तो उस पर टैक्स कम कर सकती थी, तब सरकार ने टैक्स कम नहीं किया। अब जब पेट्रोल और 90 से 100 रुपए के बीच में आ गया है, तब भी सरकार अभी भी इस पर टैक्स घटाने की कोई बात नहीं कर रही। अगर सरकार चाहे तो टैक्स कम कर सकती है, पेट्रोल और डीजल सस्ते हो सकते हैं। असल में देश में पेट्रोल उत्पादों की ऊंची कीमतों का एक बड़ा कारण केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उन पर लगाए गए कर हैं। यहां तक कि पिछले वर्ष बेहद निचले स्तर पर पहुंचे कच्चे तेल के दाम के बावजूद सरकार ने पेट्रोल उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर घरेलू बाजार में उनके दाम पूर्ववत बनाए रखे हैं। उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ने का सिलसिला जारी है। अब सरकार उस पर टैक्स नहीं घटा रही है। यही कारण है कि घरेलू बाजार में तेल के दाम ऊंचे हैं। पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि के कई अप्रत्यक्ष लाभ भी हैं। पहला लाभ तो यह है कि इससे तेल की खपत कम होती है, क्योंकि तमाम लोग निजी वाहन के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन का साझा वाहनों का उपयोग करने लगते हैं। कंपनियां ऊर्जा खपत के लिहाज से बचत करने वाले उपकरण लगाने लगती है। इसके दीर्घकालिक फायदे होते हैं। चूंकि हम अपनी खपत पर अधिकांश तेल आयात करते हैं, तो विदेशी मुद्रा की बचत होती है। दूसरा फायदा वैकल्पिक ऊर्जा के माध्यमों का प्रसार होगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा। इस बीच हमें कई मामलों में सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है। जैसे तेल के दाम बढ़ने की स्थिति में हमें मक्का या एथेनॉल से पेट्रोल नहीं बनाना चाहिए। ना ही अपनी नदियों पर हद से ज़्यादा बांध बनाकर जल विद्युत परियोजनाएं लगानी चाहिए। इसके पीछे कारण यही है कि जब हम एथेनॉल से पेट्रोल बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया में अपने बहुमूल्य पानी और भूमि को एथेनॉल में परिवर्तित करते हुए भस्म कर देते हैं। इस प्रकार जल विद्युत परियोजनाओं के कारण मछलियां, जंगलों और जैव विविधता और नदियों के मुक्त बहाव को अवरुद्ध करके पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को आमंत्रित कर लेते हैं। इसका खामियाजा कभी न कभी किसी रूप में हमें ही भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें तेल के बढ़ते दामों पर हाय तौबा मचाने के बजाय उस पर निर्भरता घटाकर दूसरे स्रोतों को भुनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कोरोना संकट के कारण सरकारी राजस्व पर दबाव बढ़ा। पेट्रोल उत्पादों पर कर की दरें घटाने को लेकर सरकारी स्तर पर हिचक का एक बड़ा कारण यह दबाव भी है। कोरोना ने सभी को प्रभावित किया है। तमाम लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। वहीं सरकारी कर्मियों के वेतन भत्तों पर उतना असर नहीं पड़ा। ऐसे में सरकार अपने राजस्व खर्च को भी तार्किक बनाने पर विचार कर रही है। साथ ही तेल से होने वाली कमाई का इस्तेमाल केवल सरकारी खपत को पोषित करने के लिए ही नहीं करना चाहिए। उससे उपजी आय का सदुपयोग सार्वजनिक यातायात को प्रोत्साहन देने पर करना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है कि घरेलू हिंसा पर बदले विमर्श। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने और ये जो आर्टिकल लिखा है समाजशास्त्र की प्रोफेसर हैं ये डॉक्टर रितु सारस्वत। अपने एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी उच्च शिक्षित व्यक्ति का अपने जीवन साथी की प्रतिष्ठा और कैरियर को खराब करने की मंशा से मिथ्या आरोपों को गढ़ना, उसे अपूरणीय क्षति पहुंचाना मानसिक क्रूरता है। सामाजिक और वैधानिक दोनों ही दृष्टि से यह एक ऐसा फैसला है जो लैंगिक समानता की खोई हुई उस संभावनाओं को पुनर्स्थापित करता है जो बीते कुछ दशकों में लैंगिक समानता की खंडित परिभाषा के नीचे ही कहीं दम तोड़ रही है। वास्तविकता तो यह है कि लैंगिक समानता का अर्थ सिर्फ महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण मात्र तक सीमित होकर रह गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण परंतु सत्य है कि आम जन से लेकर हमारी न्यायिक व्यवस्था पुरुषों की पीड़ा की अपेक्षा करती है। घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम, दहेज निरोधक अधिनियम और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम स्पष्टतः महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान का जीवन देने के लिए बनाए गए हैं। ये लैंगिक समानता को स्थापित करने के लिए आवश्यक भी है, परंतु एक की समानता दूसरे के शोषण के अधिकारों का मार्ग प्रशस्त करे तो समाज बिखर जाएगा। यह निर्विवाद सत्य है कि महिलाओं ने इन कानूनों का अपने निजी हितों को
साधने में दुरुपयोग किया है। उल्लेखनीय है कि जुलाई 2005 में उच्चतम न्यायालय ने इसे कानूनी आतंकवाद की संज्ञा दी थी। वहीं विधि आयोग ने अपनी 154वीं रिपोर्ट में इस बात को स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि आईपीसी की धारा 498 ए का दुरुपयोग हो रहा है। अब यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्यों? स्वाभाविक है कि किसी एक पक्ष के लिए न्याय की लड़ाई पूर्वाग्रह में से इतनी भी ग्रस्त नहीं होनी चाहिए कि दूसरा पक्ष बिना अपराध के ही प्रताड़ित हो और अपमानित होता रहे। निरंतर हो रहे दुरुपयोग के चलते महिलाओं के संरक्षण के लिए बने कानूनों ने समाज के एक तबके को भयभीत कर दिया है। अब समय आ गया है कि इन कानूनों पर पुनर्मंथन किया जाए, क्योंकि बदले सामाजिक परिवेश के साथ न्याय की पुनर्व्याख्या अगर नहीं की जाए तो वे समाज के लिए उपयोगी नहीं रहते। नेक्स्ट आर्टिकल है कि आतंक से मुठभेड़। दिल्ली के साथ देश को हिला देने वाली बाटला हाउस मुठभेड़ के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की शहादत का कारण बने आरिस खान को दोषी करार दिए जाने से महज एक खूंखार आतंकवादी को ही उसके किए की सजा मिलना सुनिश्चित नहीं हुआ, बल्कि भारतीय राजनीति का घिनौना चेहरा भी नए सिरे से सामने आया है। इस मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे और उनसे लड़ते हुए मोहन चंद शर्मा वीरगति को प्राप्त हुए थे। मारे गए आतंकी इंडियन मुजाहिदीन के गुर्गे थे और वे देश के अनेक हिस्सों में बम विस्फोट करने की जिम्मेदार थे, लेकिन उन्हें ठिकाने लगाए जाने पर संतोष व्यक्त किए जाने और पुलिस इंस्पेक्टर के सर्वोच्च बलिदान का स्मरण किए जाने के बजाय रोना धोना शुरू कर दिया गया। आतंकियों के लिए आंसू बहाने में अग्रणी थी कांग्रेस। उसके साथ अन्य राजनीतिक दल भी इस मुठभेड़ को फर्जी करार दे रहे थे। हालांकि तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम इस मुठभेड़ को सही बता रहे थे, लेकिन कांग्रेस के ही कई वरिष्ठ नेता उनकी सुनने को तैयार नहीं थे। इस मुठभेड़ को संदिग्ध बताकर राजनीतिक रोटियां सेकने का सिलसिला इस कदर लंबा चला इसकी पता चला कि 2008 की घटना को 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी भुनाने की कोशिश की गई। इस कोशिश के तहत तब के केंद्रीय विधि मंत्री सलमान खुर्शीद ने आजमगढ़ की एक रैली में यहां तक कह दिया कि उन्होंने जब सोनिया गांधी को बाटला हाउस हादसे की फोटो दिखाई तो उनकी आंखों से आंसू फूट पड़े और उन्हें प्रधानमंत्री के पास जाना पड़ा। अब है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है कि भारतीय 6 सक्रिय खिलाड़ी साई में बनेंगे कोच। भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने देश में खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार करने के उद्देश्य से 6 सक्रिय खिलाड़ियों को नियुक्त किया गया है। साई ने 2016 में रियो पैरालंपिक के कांस्य पदक विजेता वरुण सिंह भाटी को कोच नियुक्त किया है। साई के सूत्रों से यह जानकारी मिली है। एक समिति ने इन एथलीटों को नियुक्त किया है। इस साल जनवरी में साई में कोच के रूप में काम करने के लिए ओलंपिक और पैरालंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों के लिए एक विज्ञापन निकाला गया था। विज्ञापन के बाद साई के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति ने 26 जनवरी को सभी खिलाड़ियों का एक साक्षात्कार दिया था। साक्षात्कार के बाद समिति ने एक एथलीट को कोच नियुक्त किया, जबकि 5 अन्य को सहायक कोच के रूप में नियुक्त कर दिया। तो ये आज का यानी 9 मार्च 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।